ITI स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम अमरेश है और हम लोग इस वीडियो में ITI एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशंस यानी कि फैक्ट्री में जो भी कानून काम करते हैं, जो भी एक्ट काम करते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे फैक्ट्री एक्ट 1948, इसके अलावा अन्य एक्ट जो हैं उनके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इंडस्ट्रियल एक्ट होता क्या है। जनरली द फैक्ट्री ओनर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट आर कंसर्न विद देयर प्रॉफिट ओनली, यानी कि जो भी लोग फैक्ट्री के मालिक हैं वो केवल प्रॉफिट से उनको मतलब है। उनको जो है, जो वहां पे वर्कर काम कर रहे हैं, उनकी जो है हेल्थ से कोई मतलब नहीं है। दे ऑलवेज वांट टू स्पेंड लेस अमाउंट ऑन देयर वर्कर्स, मतलब वो हमेशा जो है अपने वर्कर पे कम पैसा खर्चा करके ज्यादा लाभ कमाना चाहते हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि जो मजदूर जो है कहीं पे काम कर रहे हैं वो सेफ रहें, उनको किसी तरह कोई रिस्क ना हो। और अगर मान लीजिए उनको कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई नुकसान हो जाता है, या जो है उनको कोई बीमारी हो जाती है किसी फैक्ट्री में काम करते समय, तो उनको जो है कंपनसेशन दिया जाए। इसीलिए जो है इंडस्ट्री में एक्ट जो है लाया जाता है, यानी कि इंडस्ट्री के लिए कानून बनाया गया है। फॉलोइंग आर द मेन लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ दैट हैज बीन इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, मतलब ये जो है गवर्नमेंट द्वारा लाए गए प्रमुख लॉ हैं जो कि फैक्ट्री पे लागू होते हैं। जैसे फैक्ट्री एक्ट 1948, ये हमारा फैक्ट्री एक्ट 1948 में लागू हुआ था। वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट 1923 में लागू हुआ था, यानी कि अगर किसी को कोई नुकसान हो जाता है, किसी अंग का नुकसान हो जाता है कार्य करते समय, तो उसको कंपनसेशन देने का एक्ट 1923 में आया था। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, इसको हम ESI बोलते हैं। इसमें जो है जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उनको जो है इंश्योरेंस प्रदान किया जाता है। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, यानी कि उनको कितनी सैलरी दी जाएगी। मिनिमम वेज एक्ट, कम से कम कितनी सैलरी दी जाएगी, यह एक्ट 1948 में लागू किया गया था। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जिसको हम EPF बोलते हैं, ये 1952 में लागू किया गया था। अप्रेंटिस एक्ट 1961, ये जो है 1961 में लाया गया था। इसके अलावा भी बहुत सारे एक्ट हैं, लेकिन हम लोग बेसिकली इन्हीं 7 एक्ट्स के बारे में बेसिक जानकारी जो है इस वीडियो में जानेंगे। 1948, इसका जो है क्या क्या उद्देश्य था। टू रेगुलेट द वर्किंग कंडीशन इन फैक्ट्रीज, यानी कि जो फैक्ट्री है वहां पे जो कार्य करने की कंडीशन है, जो व्यवस्था है, उसको रेगुलेट करना, मॉनिटर करना, उसको एक स्टैंडर्डाइज बनाना, ये जो है इसका नियम है। टू प्रोवाइड सेफ्टी मेजर्स ऑफ वर्कर्स, यानी कि जो वहां कार्य कर रहे हैं वर्कर है, जो मजदूर हैं, उनको सेफ्टी प्रदान करना। टू प्रोटेक्ट हेल्थ कंडीशन, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, उसके लिए क्या हजार्डस चीजें हैं, क्या नॉन हजार्डस चीजें हैं, यानी कि क्या नुकसानदायक चीजें हैं, क्या नुकसानदायक चीजें नहीं है। इन सब चीजों का ध्यान रख के कंपनी को जो है निर्देश देना कि अगर मान लीजिए हजार्डस चीज है तो वर्कर को कितनी देर वहां काम पे लगाना है और उसके लिए क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेने हैं, क्या क्या हेल्थ के लिए उसका ध्यान रखना है। टू प्रोवाइड वेलफेयर ऑफ वर्कर्स, कुल मिला के ओवरऑल जो है वर्कर का ध्यान रखना है। टू पेनलाइज एनी वायलेशन ऑफ फैक्ट्री एक्ट 1948, यानी कि कोई अगर फैक्ट्री एक्ट 1948 का उल्लंघन करता है तो उसको पेनाल्टी लगा देना। ये जो है इसका फैक्ट्री एक्ट का जो है उद्देश्य है। फैक्ट्री एक्ट 1948 वाज पास्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 28 अगस्त 1938 को ये जो है पास किया गया था। केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1949, यानी कि 1 अप्रैल 1949 को ये इफेक्ट में आया था। अप्लीकेबिलिटी, मतलब कहाँ कहाँ अप्लीकेबल होता है। देयर मस्ट बी परमिशन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब जहां पे कोई प्रक्रिया हो रही है और वहां पे बाउंड्री होनी चाहिए, ये जो है वहां पे एप्लीकेबल होता है। 10 वर्कर्स एम्प्लॉयड विद पावर और 20 वर्कर्स विदाउट पावर, मतलब जहां पे 10 मजदूर कार्य करते हो पावर के साथ या 20 मजदूर बिना पावर के साथ। पावर का मतलब होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी, मतलब जहां पे बिजली का प्रयोग करके 10 वर्कर काम करेंगे उसको हम फैक्ट्री कहते हैं, या बिना बिजली के 20 वर्कर काम करते हैं तो। फर्स्ट एड अप्लायंसेस, यानी कि किसी को चोट लग जाती है तो उसका जो है ध्यान रखने के लिए, उसका प्रॉपर तरीके से ध्यान रखने के लिए जो भी आवश्यक चीजें हैं उनका प्राथमिक उपचार जो है वो कंपनी में ही हो जाना चाहिए। 1 फर्स्ट एड बॉक्स आर कपबोर्ड इक्विप्ड विद प्रिस्क्राइब्ड कंटेंट्स फॉर एवरी 150 वर्कर, मतलब 150 वर्कर के लिए फर्स्ट एड बॉक्स और सारी चीजें होनी चाहिए। शेल्टर होने चाहिए, रेस्ट रूम होने चाहिए, लंच रूम होने चाहिए जहां पे 150 से ज्यादा वर्कर काम करते हैं। कैंटीन होनी चाहिए जहां पे 250 से ज्यादा वर्कर काम करते हैं।
क्रेचे यानी कि शिशुपाल घर होनी चाहिए जहां पे 30 या उससे ज्यादा औरतें काम करती हैं। एक वेलफेयर ऑफिसर की नियुक्ति होनी चाहिए जहां पे 500 या उससे ज्यादा वर्कर काम करते हैं। अप्रेंटिस एक्ट जो है ये 1961 में लागू किया गया था। इसमें जो है पहला अमेंडमेंट यानी कि पहला चेंज आया था 1973 में, जिसमें इसमें इंजीनियरिंग स्टूडेंट और जो डिप्लोमा इंजीनियर्स हैं उनको जो है शामिल किया गया था, और 1986 में इसमें जो आईटीआई के स्टूडेंट हैं उनको शामिल किया गया था। अप्रेंटिसशिप एक्ट की क्या आवश्यकता है? इसकी आवश्यकता ये है कि जो हमारे देश में मतलब जो फ्रेशर्स निकलते हैं, जो पढ़ाई करके निकलते हैं, उनके पास कोई इंडस्ट्री का अनुभव नहीं होता है, तो उनको प्रैक्टिकल अनुभव देने के लिए, उनको इंडस्ट्री की कैसे कार्य करता है उसके बारे में समझाने के लिए अप्रेंटिसशिप एक्ट जो है लाया गया था। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस यानी कि ईएसआई एक्ट। द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ईएसआई इज ए पीस ऑफ सोशल वेलफेयर रेगुलेशन इंटेक्टेड प्राइमरली विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग सर्टेन बेनिफिट्स टू एम्प्लॉय in case of sickness, maternity, employee injury, also to make provision for certain others matter incidental thereto। यानी कि जो हमारा ईएसआई कानून है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है, इसके अंतर्गत जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं किसी फैक्ट्री में, उनको हेल्थ संबंधित कोई भी दिक्कत होती है तो उसके लिए इंश्योरेंस प्रदान कराता है। इसका जो है मेन काम यही है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? The ESI Act is a social welfare regulation enacted with the objective of providing certain benefits to employee in case of sickness, maternity and employee injury। मतलब कहीं चोट लग जाती है, कहीं पे जो है बीमारी किसी को हो जाती है, या कोई जो है एक्सपोज हो जाता है, किसी को कुछ नुकसान हो जाता है उसके अंगों का, तो ये सारी चीजों का ध्यान रखता है, इंश्योरेंस प्रदान करता है, इसीलिए इसको ESI एक्ट बोलते हैं। ईएसआई का जो है अप्लीकेबिलिटी कहाँ पे, कहाँ अप्लीकेबल है? तो ये पूरे इंडिया में लागू होता है, ये सारी फैक्ट्रीज में लागू होता है, चाहे गवर्नमेंट की हो चाहे प्राइवेट की हो, और ये जो है जो बड़ी बड़ी शॉप है वहां भी लागू होता है। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, ये जो है सबसे जो है इंपॉर्टेंट है वर्कर के लिए। इसमें क्या है कि जो भी मजदूर काम करते हैं उनकी सैलरी टाइम पे पेड हो और उनमें जो है कोई जो है कटौती ना हो, इसके लिए जो है ये एक्ट लागू किया गया था। ये जो है गवर्नमेंट द्वारा जो है 23 अप्रैल 1936 को लागू किया गया था। मिनिमम वेजेस एक्ट या रूल, यानी कि कम से कम कितनी सैलरी देनी है, इसके लिए जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संस्थान है, उनके द्वारा जो है 1928 में ये नियम लाया गया था कि कम से कम सैलरी कितनी देनी है उसको जो है गवर्नमेंट निर्धारित करेगी। इसके लिए अपने देश में भी समय समय पे उसको निर्धारित किया जाता है। इसको बोलते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट या रूल्स। इसमें जो है ये निर्धारित किया जाता है कि किसी भी फैक्ट्री में जो इस एरिया के अंतर्गत लगेगी उसमें जो है मजदूर को कम से कम कितनी सैलरी दी जाएगी। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, जिसको हम ईपीएफ के नाम से जानते हैं, ये जो है 1952 में लागू किया गया था। ईपीएफ एक्ट के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं? इसके अंतर्गत आता है, जैसे मान लीजिए आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी आपका कुछ पैसा जो है काटती है और आपके ईपीएफ अकाउंट में जमा करती है, ताकि आप जैसे मान लीजिए रिटायरमेंट के समय पे, आपके मेडिकल केयर में, हाउसिंग के समय पे, फैमिली में कोई आवश्यकता हो तब, बच्चों की शिक्षा के लिए या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए आपको वो पैसा जो है काम में आए, इसलिए इसको हम ईपीएफ बोलते हैं, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। मतलब गवर्नमेंट जो है एक नियम बनाती है जिसमें आपका पैसा जो है कुछ 10% मान लीजिए आपकी सैलरी से कटता है, उतना ही पैसा कंपनी भी एक खाता खुलता है गवर्नमेंट के पास, उसमें उतना ही पैसा जितना आपका कटता है वो कंपनी जमा करती है। इस तरह जो है आपको वो सारा पैसा रिटायरमेंट के बाद मिल जाता है। आवश्यकता पड़ने पर आप वो पैसा बीच में भी निकाल सकते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, द बेसिस ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 पास्ड इन मार्च 1923, यानी कि मार्च 1923 में पास किया गया था। वाज पुट इनटू फोर्स 1 जुलाई 1924, यानी कि 1 जुलाई 1924 को ये लागू किया गया था कि जैसे कोई भी वर्कर है वो किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, अगर उसको जो है कोई क्षति हो जाती है, कोई नुकसान हो जाता है, उसका कोई अंग मान लो जो है कट जाता है कहीं मशीन में काम करते समय, या उसको कोई बीमारी हो जाती है, या फिर उसकी जो है डेथ हो जाती है, तो गवर्नमेंट ने ये नियम बनाया है कि उसको जो है कंपनसेशन प्रदान किया जाएगा। उसके लिए कंपनी को जो है कुछ उसको पैसा जो है देना पड़ेगा। तो इसको जो है बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं जहां पे रिस्क रहता है कि वो जो है एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं कि अगर जो है यहाँ पे काम करेंगे तो एक्सीडेंट होगा,
तो अगर ऐसी कंडीशन में एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको जो है कंपनसेशन दिलवाने के लिए ये जो है एक्ट लाया गया था। लगभग सारे टॉपिक कवर किए हैं। आइए शुरू करते हैं। इसेंशियल स्किल फॉर सक्सेस, सफलता के लिए आवश्यक आपके अंदर क्या गुण होना चाहिए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसमें कुल 11 पॉइंट्स दिए हैं, इसके अलावा भी अन्य क्वालिटीज़ भी हैं, पर ये 11 जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटीज़ हैं। सबसे पहली क्वालिटी है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है सूचनाओं का सही तरीके से आदान प्रदान करना। मतलब मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन है, कोई सूचना है, मैं एक दूसरे व्यक्ति को वो सूचना दे रहा हूँ, तो वो सूचना सही तरीके से सही रूप में उसके पास पहुँचे तो कम्युनिकेशन को कंप्लीट मान लिया जाता है। टीम वर्क, टीम वर्क का मतलब ये है कि सब लोगों को एक साथ मिलके जो है काम करना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब आपके जिस मशीन पे काम कर रहे हैं वहाँ पे कोई समस्या आ रही है तो आपके अंदर ऐसा टैलेंट होना चाहिए, आप खुद ही उसका प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश करो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। सेल्फ मैनेजमेंट, यानी कि खुद का मैनेजमेंट आना चाहिए, खुद को कैसे मैनेज करना है उसके बारे में आपको आना चाहिए। कीप योर कमिटमेंट, टाइम मैनेजमेंट, यानी कि आपको जो काम जिस समय पे करके देना है आपको वो समय पे पूर्ण करना चाहिए। लर्नेबिलिटी, नई नई चीज़ें जो है सीखने की आपके अंदर आदत होनी चाहिए। इनिशिएटिव, यानी कि कुछ नया करने की, कुछ चीज़ शुरू करने का आपके अंदर जो है आदत होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आपको कोई भी काम दें आप वो कर सकें, मतलब कभी इस मशीन पे काम कर रहे हैं थोड़ी देर बाद आप दूसरी मशीन पे भी कार्य कर सकें, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी, मतलब आपको करंट टाइम के हिसाब से टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट होना चाहिए, मतलब कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। एंड्रॉयड मान लीजिए फ़ोन तो सबको चलाना आता है, इसके अलावा नई नई चीज़ें जो हैं आपको सीखती रहनी चाहिए ताकि आप समय से पीछे ना रहें। लीडरशिप, आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब आपके पास कोई नॉलेज है, कोई ज्ञान है, उसको 4 लोगों को समझाएं, उनको अभी आगे लेके आएँ, तो लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। आपके अंदर ऐसा गुण होना चाहिए लोग आपकी बात माने, आपकी सुने। नेगोशिएशन, मतलब आप नेगोशिएट कर पाए, मतलब किसी से, नेगोशिएट का सीधा मतलब होता है मोल भाव करना, मतलब अपनी बात जो है कैसे किसी के समक्ष रखनी है और उससे नेगोशिएट करके अपनी तरफ बनाना है, इस चीज़ को जो है नेगोशिएशन बोलते हैं। इंडस्ट्री, हम लोग औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में जानते हैं। बेसिकली ये वीडियो ITI वालों के लिए है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इंडस्ट्री में जो है हमारा ITI होल्डर जो होता है वो हमारा स्किल्ड लेबर होता है। इंडस्ट्री में बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशंस या मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वहाँ पे गाड़ियाँ बनती हैं। फाइनेंस होता है जहाँ पे पैसे का काम होता है। सेल्स होता है जहाँ पे गाड़ी बेची जाती है, जो वो होता है। हमारा मार्केटिंग जो होता है वो गाड़ी का प्रचार प्रसार होता है। HR जो होता है, HR होता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि जो लोगों को हायर करता है, नौकरी देता है, वो HR डिपार्टमेंट होता है। परचेज होता है जो हमारा सामान खरीदता है, कंपनी के लिए रॉ मटेरियल खरीदता है, कंपनी के लिए मशीनें खरीदता है, ये सारा हमारा परचेज डिपार्टमेंट करता है। तो हमारा इंडस्ट्री में ये सारे बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो ITI होल्डर्स इन सारे डिपार्टमेंट्स में ही काम करते हैं, अलग अलग। मेंटेनेंस हो गया, प्रोडक्शन हो गया, HR हो गया, हर जगह जो है ITI होल्डर्स काम करते हैं और उनको जो है वहाँ के हिसाब से ट्रेनिंग उस समय दी जाती है। ये जो है हम एक प्रोडक्शन लाइन का फोटो दिखा रहे हैं। ये प्रोडक्शन लाइन हमारी ऐसी होती है जैसे गाड़ी एक हमारी आती है, उस पर बहुत सारे पार्ट चारों तरफ लगे रहते हैं। तो जो ITI होल्डर होते हैं वो गाड़ी के चारों तरफ खड़े रहते हैं और वो लोग गाड़ी में एक एक पार्ट लगाते हैं। तो ये हमारा प्रोडक्शन लाइन में ज़्यादातर होता है कि सारे पार्ट्स जो है गाड़ी में फिट करना। बेसिकली फिटिंग का काम ज़्यादा जो है इंडस्ट्री में होता है, ऑटोमोबाइल में सारी चीज़ों का। इसके अलावा मशीन मेंटेनेंस का होता है, प्रेस शॉप होता है, टूल शॉप होता है, बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं जिसमें जो है ITI होल्डर्स जो है जाके कार्य करते हैं। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस मतलब लोग जो बोलते हैं हमें भाई बहुत टेंशन हो रही है, इसी को हम स्ट्रेस बोलते हैं। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस इज योर बॉडी रिएक्शन टू सिचुएशन दैट चैलेंजेस यू। इट्स योर बॉडी वे ऑफ गेटिंग प्रिपेयर्ड टू डील विद द प्रेशर यू एक्सपीरियंस एट होम एट स्कूल। मतलब आपकी शरीर का रिएक्शन है, जैसे कोई सिचुएशन ऐसी आती है कि जहाँ पे आपको जो है काम ज़्यादा पड़ गया, आप उसके बारे में सोच रहे हैं, तो जो आपका रिएक्शन होगा वही स्ट्रेस है। स्ट्रेस हमेशा जो है बेकार नहीं होता, कभी कभी अच्छा होता है।
दो तरह से स्ट्रेस होते हैं, स्ट्रेस या डिस्ट्रेस, जिसको पॉजिटिव स्ट्रेस या निगेटिव स्ट्रेस कहते हैं। पॉजिटिव स्ट्रेस का मतलब जैसे आपकी मान लीजिए घर में शादी है या खुद की शादी है, तो उस समय जो टेंशन होती है वो पॉजिटिव स्ट्रेस होती है। मतलब आपको सारी चीज़ें अरेंज करनी है, जल्दी से अरेंज करनी है, लेकिन अंदर खुशी होती है चलो ये फंक्शन होने वाला है, तो वो पॉजिटिव स्ट्रेस में आता है, पॉजिटिव टेंशन में आता है। निगेटिव टेंशन में आता है आप काम कर रहे हैं, कुछ काम आपसे हो नहीं रहा है, ऊपर से आपका बॉस आके आपके ऊपर गुस्सा रहा है, तो निगेटिव स्ट्रेस आता है मन में। ठीक है, तो इस तरह के जो स्ट्रेस हमारे होते हैं इनको पॉजिटिव या निगेटिव स्ट्रेस बोलते हैं। सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस के कौन कौन से सोर्स होते हैं। बहुत सारे सोर्स होते हैं, जैसे करियर के बारे में अगर हमें कंसर्न है, पुअर वर्किंग कंडीशन सही नहीं है, हमारे ऊपर वर्कलोड ज़्यादा है, अगर हमें कोई डिसीजन कंपनी ले रही है उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारा स्ट्रेस का जो है सोर्स है, यहाँ से हमें टेंशन मिलती है। इसके अलावा जो है ये हमारा आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेस है, मतलब वो तो कंपनी का स्ट्रेस हो गया। ये है कंपनी के बाहर कौन कौन से स्ट्रेस हैं, जैसे हेल्थ, स्वास्थ्य खराब रहता है, फाइनेंशियल मतलब मनी की प्रॉब्लम है किसी को, कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज मतलब कोई बातचीत नहीं कर पाता सही से, उसकी भी टेंशन हो जाती है कि जैसे यार हम तो सही से बात ही नहीं कर पाते हैं हमारे अंदर, तो हमें इस पे काम करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट हमारा सही नहीं हो पाता है, तो ये सारा चीज़ें भी हमारा टेंशन का कारण होता है। अब हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट करना होता है, मतलब हमारा टेंशन कम हो उसके लिए हमें उस पर काम करना होता है कि जो हमारे स्ट्रेस की चीज़ें हैं उसको कैसे दूर किया जाए, उस पर हमें काम करना है। तो स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, मतलब योगा करना चाहिए, ठीक है, हमें ब्रेक ले लेना चाहिए, अपनी लिमिट्स जाननी चाहिए, बैलेंस शेड्यूल में बैलेंस बनाना चाहिए, हेल्थी हैबिट्स बनाना चाहिए, सोशलाइज मतलब लोगों के बीच में रहना चाहिए, लुक फॉर ह्यूमर मतलब खुशी जहाँ से हमें मिले वो चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट की चीज़ें होती हैं, हमें इस पर कार्य करना चाहिए।